नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला चल रही है। तो उस श्रृंखला में आज का वीडियो देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथन आपके सामने दे रखे हैं। कौन सा कथन यहां पर सही है, इसके बारे में आपको विचार करना है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। सबसे पहला कथन है, यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही रहेगी जो 26 जनवरी 1950 को थी। यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम अयोध्या में राम जन्मभूमि के नाम से जाने जाने वाले विशिष्ट पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है। ये तीन कथन आपके सामने हैं। अब जैसा कि आपको पता है, यहां पर ज्ञानवापी के केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि जो भी ट्रायल चल रहा है उसको और अधिक समय से, मतलब पहले से पूर्व करने की यहां पर कोशिश करी जाए। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा उपासना स्थल अधिनियम है वो बेसिकली है क्या। तो किसी भी धर्म या संप्रदाय की बात करते हैं तो उनका कोई भी धार्मिक जगह जहां पर लोग अपनी उपासना करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि एक्स धर्म का जो धार्मिक या उपासना स्थल है उसको ट्रांसफर करें किसी दूसरे धर्म के या संप्रदाय के धार्मिक या उपासना स्थल के रूप में। जैसे कि यहां पर आप बात करोगे, इनके संरक्षण की बात करी जा रही है कि ऐसा करना किसी को यहां पर अलाउ नहीं करा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम के अंतर्गत आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो धारा 3 है वो यहां पर यह शक्ति प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं होगा। इसी के साथ साथ यहां पर जब धारा 4 की बात करते हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि डेट जो गिवन है वो है 15 अगस्त 1947। इसके इस दिन तक जो भी धार्मिक स्थल जैसी स्थिति में था वो वैसी ही स्थिति में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारे प्राचीन पुरातात्विक स्थल होते हैं वो इसके अंतर्गत कवर नहीं करे जाते हैं। अब वापस अगर अपने प्रश्न पे लौटते हैं तो आपको पता है यहां पर जो डेट लिखी है वो गलत है, इस वजह से पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरे कथन पर अगर नजर डालते हैं तो दूसरा कथन जो है वो एकदम सही है और तीसरा वाला कथन भी यहां पर सही है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन में जाएं तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, केवल 2। जितना भी उपासना स्थल अधिनियम 1991 में आपको बताया तो वो धाराएं जरूर याद रखिएगा। जैसे कि एक इसमें धारा 3 है, धारा 4 है, तो कई बार कोर्ट में इस धारा को लेके यहां पर विवाद भी होता है, तो उसमें जो निर्णय आता है वो भी आप समय समय पे करंट अफेयर्स में रिवाइज करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांठदार त्वचा रोग, लंपी डिजीज के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपके सामने कथन है, सही कथनों की यहां पर पहचान करनी है। एलएसडी का पहला प्रकोप 1929 में जाम्बिया में देखा गया था। मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों जैसे वेक्टर का मतलब होता है जो कोई भी कीट होगा उसके माध्यम से यह चीज फैलती है, मवेशियों के बीच में फैलता है। भारत एलएसडी के लिए बकरी पॉक्स वैक्सीन या भेड़ पॉक्स वायरस के टीके लगा रहा है, क्योंकि ये सब किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैप्री पॉक्स वायरस को बिलोंग करते हैं। एफएओ की अनुमान है कि यहां पर जो मृत्यु दर होती है वो 50% से अधिक है। वीडियो को पॉज करिए, इसको स्वयं लगाइए, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब देखिए, लंपी स्किन डिजीज की जो बात है ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहां पर देखिए पार्लियामेंट्री जो समिति होती है, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन का विभाग है, तो उन्होंने यहां पर ना कुछ डेटा में यहां पर कमी पाई गई है कि इन्होंने बताया था कि इतनी डेथ है, बट इनकी रिपोर्ट में यहां पर उतनी डेथ मेंशन नहीं करी गई। तो यहां पर जो रोग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंपी स्किन डिजीज की बात करते हैं तो हमको पता है कि 1929 में जाम्बिया में फैला था। जाम्बिया से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब यहां पर अगर बात करें तो जो मच्छर होते हैं, मक्खियां होते हैं, उनके काटने से मवेशियां या भैंसें जो होती हैं उनमें ये रोग होता है। मुंह से लार आना, पसीना आना और इस तरीके की जो लक्षण होते हैं, बुखार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें भूख नहीं लगती है। तो यदि भूख नहीं लगेगी तो कोई भी मवेशी होगा ना, यहां पर इसको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं कि इसका दुग्ध उत्पादन में बहुत बुरा असर पड़ता है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। भूख नहीं लगने का कारण ये नहीं कि इनको ऐसा हंग्री फील नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जब गाय या जो भी मवेशी होते हैं वो जब खाने को खाते हैं तो उनको ना चबाने में दिक्कत होती है, इसमें शरीर में गांठें भी पड़ जाती हैं। तो जब चबाने में दिक्कत होती है तो खाने को अवॉइड करा जाता है। तो जब भोजन ही नहीं ग्रहण करेगा तो दुग्ध का उत्पादन यहां पर कहां से होगा। तो अर्थव्यवस्था से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो। नाक से तरल पदार्थ निकलना, मुंह से तरल पदार्थ निकलना, ये सब इसके कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है बेसिक सी
लंपी स्किन डिजीज के बारे में। अब पहला वाला कथन देखिए एकदम सही हो जाएगा, यहां पर दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। FAO की जब बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि मृत्यु दर ना 10% से कम है, मृत्यु दर इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। सही कथन की बात करी जाएगी तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यहां पर 3 कथन सही हैं। इनमें से कौन कोरोना वायरस के संबंध में WHO ने बोला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। विशिष्ट आनुवांशिक मार्करों वाला एक प्रकार जो रिसेप्टर बाइंडिंग में परिवर्तन, यानी कि कोरोना वायरस में आपने देखा होगा इस तरीके से जो इनके स्पाइक्स होते हैं उसकी बात हो रही है। पिछले संक्रमण या टीकाकरण के खिलाफ उत्पन्न एंटीबॉडी जो होती है उसमें कम तटस्थता और उपचार की क्रम प्रभाविकता। दूसरा है एक प्रकार जिसके लिए संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी की बात हो रही है। पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान जो एंटीबॉडी होती है उसके बेअसर होने में महत्वपूर्ण कमी का प्रमाण होता है, यानी कि जो पिछला वेरिएंट था उसके लिए जो वैक्सीन लगाई गई थी अब वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगी। एक प्रकार जिसके लिए स्पष्ट प्रमाण है कि रोकथाम के उपाय या जो भी मेडिकल होता है उसने पहले से ही वेरिएंट की तुलना में प्रभावशीलता को काफी कम कर दिया है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये न्यूज में क्यों आया आपको पता है? JN.1 ये वापस से चर्चा में आ गया है। केरला में, कर्नाटका में इन सब के केसेस देखे जा रहे हैं, सिंगापुर में भी रिकॉर्ड ब्रेक केसेस देखे गए। तो JN.2.1 की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा इसके पहले जो कोरोना का वेरिएंट था वो था BA.2.86। इस वेरिएंट के ऑलरेडी 39 म्यूटेशंस थे। अब ये जो 39 म्यूटेशंस यहां पे बताए जा रहे हैं, इसी में एक प्रकार से वायरस ने अपने आप को फिर से म्यूटेट कर दिया, और म्यूटेट करके यानी कि +1 करके क्या बना दिया? JN.1 बना दिया। अब यदि WHO की बात करेंगे ना तो वो अपने जो भी गाइडलाइंस होती है उसमें 2 तरीके के नोटिफिकेशंस निकालता है। यहां पर लिखा हुआ है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो होता है ये तब WHO निकालता है, नोटिफाई करता है जब बहुत बड़ी तादाद में जो ये वायरस है इसका प्रकोप फैलता है और इससे डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय कंसर्न का मतलब भी आप समझ रहे हो, चिंताजनक। और इससे एक स्टेप नीचे की बात करें यानी कि एक स्टेप पहले की बात करें तो वहां पर निकाला जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने पहले एंटीबॉडी हमारे बॉडी में है वो कहीं ना कहीं इससे लड़ने का प्रयास करेगी। तो इससे इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अब यहां पर जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है कि पहले से ही जो भी यहां पर आपको कार्य करने, एक्शंस लेने वो ले लीजिए, बट इतने चिंताजनक बात नहीं। बट यहां पर जानते हो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि WHO साफ बोलता है कि अब इसकी स्टडी में जो भी देश के अंदर लैब्स हैं, जो भी उनके साइंटिस्ट हैं वो इसकी स्टडी में लग जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस वेरिएंट का अगला वेरिएंट क्या होगा। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में एक तो चीज ये होती है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न से एक स्टेप पहले की बात होती है, और दूसरा यहां पर यह बोल दिया जाता है कि अब इसका अध्ययन करना, इस पर लैब में टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब अगर वापस से अपने ऑप्शंस में टिक करेंगे तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है इसका पता लगाना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के लिए जो GSDP होती है उसकी सीमा 3% तय करी गई है। राज्यों को जो उनका पावर सेक्टर होता है, बिजली क्षेत्र होता है, इसमें GSDP का 0.5% अतिरिक्त उधार यहां पर लेने की अनुमति है। और 293 का थर्ड पार्ट जो है वो केंद्र सरकार ने किसी राज्य को ऋण दे रखा है तो उनको आगे अगर ऋण लेना है तो उसके लिए सहमति की आवश्यकता होती है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब जैसा कि आपने इस आर्टिकल में आप देख पा रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो यहां पर सरकार ने अलाउ कर दिया है एक्स्ट्रा बोरोविंग सीलिंग्स जो होती है 60,000 करोड़ की। ठीक है, और ये किसके लिए? नेशनल पेंशन स्कीम्स के लिए। तो अब हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो पार्ट बात करते हैं यहां पर 12वें की, तो पार्ट 12वां यहां पर क्या बात करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में उधारी की बात करता है। तो इसमें 2 आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 292 और एक आर्टिकल 293। 292 की बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार के बारे में प्रावधान करता है कि कैसे उधार लेने की शक्तियां हैं, और वहीं पर राज्य सरकारों के उधार लेने की शक्ति की जब बात होती है तो वो 293 पे बात होती है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए जिस तरीके से यहां पर 15वां जो वित्त आयोग था उसने ये बोला हुआ था कि इसकी लिमिट है वो यहां पर 3% करी जाए। तो पहला वाला कथन यहां पर एकदम सही हो जाएगा। जब हम यहां पर बिजली क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें भी जो लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए? एक्स्ट्रा लिमिट लोन लेने की, वो ऋण लेने की, डेब्ट लेने की, वो 0.5% हो सकती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण, या फिर कोई ऐसा
इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है राज्य की, वहां पर उसको पैसे की आवश्यकता है, और पावर सेक्टर से तो इसमें यहां पर मिल सकता है। और 293 के 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई यहां पर अगर पहले से लोन है और वो यहां पर आगे उधार लेना चाहता है तो वहां पर सहमति की आवश्यकता होगी, यदि उसने पहले से ही उसके ऊपर डेब्ट ऑलरेडी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी तीन। 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न, इसको देखते हैं। कौन सा, यहां पर 4 आपको एरिया दे रखे हैं। समुद्र स्तर में बार बार गिरावट का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जो दलदली भूमि का जहां पर निर्माण होता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये लैंड सरफेस है, तो कभी सी लेवल यहां पर पहुंचता है इस एक्स पॉइंट पे, कभी सी लेवल वाई पे पहुंचता है, फिर अचानक से बढ़ जाता है, फिर अचानक से नीचे आ जाता है। तो इस तरीके का जो फ्लक्चुएशन है, जो इस तरीके का यहां पर आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, वो देखने को मिलता है। तो जब ऐसा देखने को मिलता है तो भूमि जो है वो पूरी तरीके से ना ही जलमग्न हो पाती है, ना ही पूरी तरीके से वो जिसको बोलते हैं कि ठोस हो जाना, चट्टानी हो जाना, वो हो पाती है। तो एक दलदली भूमि होकर रह जाती है। और जब भी दलदली भूमि की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि भाई यहां पर कच्छ का रण। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है डी। जब आप थार डेजर्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। तो एक बार मैपिंग में भी इसकी लोकेशन देखिएगा, ठीक है। तो काफी आसान सा प्रश्न था, 2023 में आया था, तो मैपिंग की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के तथ्य में बात करते हैं तो आपको पता है टेलीकॉम बिल जो है वो यहां पर लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है, पेश किया गया है। अब ये जो बिल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देखो ब्रिटिश काल के टाइम पे जो बिल चल रहे थे, उन सारे बिलों में आज तक टेलीकॉम के ऊपर कोई भी संशोधन यहां पर किया नहीं गया। तो उन सारे बिलों को यहां पर क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। तो टोटल यहां पर 3 बिल हैं, इंडियन टेलीग्राफ, द वायरलेस टेलीग्राफ और टेलीग्राफ वायर्स। सबकी अगर आप एज देखोगे तो वो 1885, 19 इस तरीके से यहां पर ब्रिटिश इंडिया के दिखेंगे। तो अब इन सारे बिलों को रिप्लेस हम किससे करेंगे? इस टेलीकॉम बिल से। तो अभी खैर ये लोकसभा में पेश है, बट यहां पर प्रावधान क्या है वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप बात करोगे तो सबसे पहले अगर प्रावधान की बात करें जिसके ऊपर अभी बिल आया भी नहीं है, और यहां पर देखो विवाद जो है वो इकट्ठा होने लग गए। कैसे विवाद? यहां पर सबसे पहली चीज बात करी जा रही है इंटरनल सिक्योरिटी की। अब आप कहेंगे ये कौन सा मुद्दा है? यहां पर इस बिल में भारत सरकार ने क्या बोला हुआ है कि जब भी आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें बोला जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कोई यहां पर युद्ध छिड़ गया है, तो उस केस में अस्थायी तौर पे जो टेलीकॉम का कंट्रोल होता है वो यहां पर सरकार के हाथ में आ जाएगा। यहां पर ही इस बिल में यह प्रावधान है, यदि 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं या एक व्यक्ति किसी ग्रुप में मैसेज करता है, तो उस मैसेज को अभी तक जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो रेगुलेट करती थी। अब कुछ टाइम के लिए राज्य की सुरक्षा की यहां पर बात हो जाए, या फिर कोई अपराध है उसको फैलने से बचाने की बात हो जाए कि भैया कहीं पर शंका है कि कोई दंगा भड़क सकता है उस मैसेज के माध्यम से, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहां पर जो सरकारें हैं वो अपना नियंत्रण स्थापित करेंगी। इसके अलावा यहां पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जो बात हो रही है, आपको पता है स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन करा जाता है 2G, 3G, 4G, 5G, तो ये सब ऑक्शन बेसिस पे होता है। तो सरकार ने इस प्रावधान को ऐसे ही रखा है। बट कुछ 19 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सरकार का कहना है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आएगी, जैसे आप इस पैराग्राफ में देख पा रहे हो, डिफेंस यानी कि रक्षा की बात आएगी, यहां पर रेलवेज की, पुलिस की, कम्युनिटी रेडियो, यानी कि हमें कोई मैसेज सरकार को लोकली ब्रॉडकास्ट करना है नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए ये पावर के लिए ना, इसके लिए स्पेक्ट्रम की कोई ऑक्शन नहीं होगा, ये प्रशासनिक बेसिस पर भी दिए जा सकते हैं। तो यहां पर स्पेक्ट्रम में ऑक्शन होगा, बट कुछ विषयों के अलावा। उसी प्रकार आप देखोगे यहां पर इनसफिशिएंट जो यहां पर बात करी जा रही है कि जैसे किसी कंपनी ने स्पेक्ट्रम परचेस किया, बट स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन ऐसा है जो वो कंपनी यूज ही नहीं कर रही है, वो अभी भी कैसा है, अंडर यूज्ड है। तो सरकार वापस से उसको ले लेगी और किसी ऐसी चीज में उसका यूज कर सकती है जहां पर उसका मतलब पर्टिकुलर यूज हो। तो जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम होते हैं वो वापस से सरकार क्या करेगी, अपना उसको रिकॉल बैक करेगी। तो ये भी प्रावधान यहां पर है। उसी प्रकार आप देखोगे यहां पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई अनवांटेड कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर डू नॉट डिस्टर्ब की भी बात करी जा रही है कि आप इस ऑप्शन को भी यहां पर रखेंगे, और केवल रखेंगे नहीं, यहां पर ना देखो आप साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पूरी बाकायदा एक अधिकरण ऐसा बनाया जाएगा जो केवल इस चीज को एड्रेस करेगा कि कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या होती हैं। तो हर यहां पे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसके अंडर में हर जो टेलीकॉम कंपनी है वो अपना एक ऐसा
एक सिस्टम बनाएगी जिसके अंदर सारी जो कंप्लेंट्स हैं, सारे ग्रीवांसेस हैं, उनको यहां पर हैंडल करा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो आपको अभी तक ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रावधान थे, अब ये बिल आएगा, फिर लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में, फिर जाके राष्ट्रपति के पास जाके तब ये जाके कोई एक्ट बनेगा, तो तब इसके धीरे धीरे प्रावधान और ज्यादा स्पष्ट होंगे। अभी इसमें देखिए बहस होगी, हो सकता है कि कुछ संशोधन भी हो जाए। तो फिलहाल के लिए अभी अपने कॉपी में इतने नोट्स बना लीजिएगा कि हाँ ये मेन पॉइंट इस बिल में मेंशन है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न देता हूं, इसी बिल से संबंधित है, मैंने एक पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया, मैं चाहता हूं आप इसको सर्च करिएगा। उसका नाम है डिजिटल भारत निधि। ये इसी बिल के अंतर्गत रखा गया है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि डिजिटल भारत निधि क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।